नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू मेहता, असिस्टेंट प्रोफेसर ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट, द भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस। आज हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया के तहत सोशल रिकंस्ट्रक्शन पर। सोशल रिकंस्ट्रक्शन यानी समाज का पुनर्निर्माण। ये समाज का पुनर्निर्माण होता क्या है? जब समाज में सुधारने की और समाज को मजबूत करने की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है और जिस तरह से हम न्याय, समानता और सद्भाव के आधार पर समाज को आगे बढ़ाते हैं, इसे कहते हैं सोशल रिकंस्ट्रक्शन। Social reconstructions refers to the process of rebuilding, reforming and strengthening society to ensure justice, equality, harmony and sustainable development. ऐसा विकास जो स्थायी रहे, ऐसा विकास जो जनता की भलाई के लिए हो, ऐसा विकास जो समाज, जो समुदाय के हित के लिए हो। नीड फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्शन। आफ्टर ऑल, समाज के पुनर्निर्माण की ज़रूरत पड़ती क्यों है? ये रिकंस्ट्रक्शन क्यों? अगर हम पुराने समाज को देखें, अपने अतीत में जाएं, तो हम देखते हैं उस ज़माने में स्त्रियां पढ़ती नहीं थीं, पर्दा प्रथा थी, सती प्रथा थी। तब कुछ समाज सेवक आगे आए, उन्होंने इन चीज़ों का विरोध किया और समाज का बदलाव किया। जब कुछ चीज़ें समाज को न्याय नहीं देती, समाज में एक क्वेश्चन मार्क बन जाती हैं, अहित होने लगते हैं, ऐसे में समाज पुनर्निर्माण मांगता है। और इसी बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो आज की तारीख में नीड फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्शन में सबसे पहले बात आती है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की। हालांकि हम स्वस्थ समाज में रहते हैं, हम आज कास्ट पे बात नहीं करते हैं, हम एक दूसरे की जाति कभी नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम विस्तार से सोचें, व्यापक दिमाग से सोचें, तो कई बार जाने अनजाने हम जातिगत मुद्दों पर बहस कर बैठते हैं। ये सबसे बड़ी ऐसी चीज़ है जो समाज को खोखला करती है, समाज को वर्गों में बांट देती है। और आज इस मुद्दे पर हमें समझना होगा और हमें जातिगत भेदभाव को हटाकर आपसी एकता में रहना होगा, यूनाइटेड। ये हमारी आज नीड है। जेंडर इनइक्वालिटी, जाहिर सी बात है, मेल फीमेल इनमें नंबर्स में अंतर जब हम देखते हैं बहुत तकलीफ़ होती है। ये लिंगानुपात, अगर हम पंजाब के आंकड़े देखें, हम राजस्थान के आंकड़े देखें, हम साउथ के कुछ स्टेट्स के आंकड़े जब देखते हैं, तो देखते हैं 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्याएं कम है। और ऐसे में महिलाओं की संख्या कम होने पर महिलाओं के प्रति जो क्राइम रेट है वो बढ़ता जाता है। ये बढ़ता ग्राफ हमारे लिए चिंता का विषय है। सो इस पर काम करना बेहद ज़रूरी है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। भारत का समाज दो बड़े हिस्सों में बटा हुआ है, जो हमारा एक बड़ा माइनस पॉइंट लगता है। बहुत गरीब लोग भी हैं और बहुत धनी वर्ग भी है। ये जो बीच की रेखा है, ये समाज को विभाजित करती है। ऐसे में पॉवर्टी ख़त्म करना हमारी अहमियत होनी चाहिए। और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट, हमारी करोड़ों की जनता में जब कई लोग अनएम्प्लॉयमेंट में रह जाते हैं, इसके शिकार रहते हैं, तो वो मजबूरन या तो निराशा की ज़िंदगी जीते हैं और या फिर क्राइम में उलझ जाते हैं। इलिटरेसी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। साक्षरता ना होना ये भी व्यक्ति के आत्मविश्वास को कम करता है। व्यक्ति का साक्षर होना उसके कॉन्फिडेंस को तो बढ़ाता ही है, समाज में सम्मान भी दिलाता है। और साथ ही साथ लैक ऑफ अवेयरनेस, सरकार की तमाम योजनाएं होती हैं। हमारे संविधान ने हमें कई अधिकार दिए हैं, कई ऐसी योजनाएं होती हैं जो जनहित में होती हैं, लेकिन जब इनके बारे में पता नहीं होता तो हम कहीं ना कहीं समाज के स्वस्थ दिशा के फ़ायदों को नहीं उठा पाते। इसलिए अवेयरनेस होना बेहद ज़रूरी है। सोशल इनजस्टिस एंड करप्शन। समाज में जब न्याय नहीं होता, ऐसे में समाज से ट्रस्ट उठता है। आप कहीं इंटरव्यू देकर आते हो या आप कहीं किसी चीज़ के लिए एप्लीकेशन लगाते हो, लेकिन आपके मन में एक सवाल उठता है, पता नहीं जस्टिस होगा कि नहीं। ये इनजस्टिस हमें अपने अधिकारों से तो वंचित करता है, लेकिन साथ ही साथ अपने देश के, अपने समाज के प्रति जो एक ट्रस्ट होता है, उसमें भी कमी लाता है।
और करप्शन, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा राक्षस जो समाज को कमज़ोर करता है। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हमारे विकास का सबसे बड़ी बाधक तत्व कहा जा सकता है। कम्युनल एंड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सांप्रदायिक और क्षेत्रीय जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये भी हमारे स्वस्थ समाज के लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न बन जाते हैं। कभी हम मणिपुर की बात करें, असम की बात करें, कई ऐसी जगह हैं जहाँ लगता है कैसा भारत। इन पर भी चिंतन करना, इन समाजों के निर्माण का बीड़ा उठाना, पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण है तो हम हैं। अच्छा पर्यावरण, संतुलित, क्योंकि प्रदूषण हमें खोखला करता है, तो इसकी रक्षा करना, पर्यावरण की, अपने परिवेश को हरा भरा और स्वच्छ पर्यावरण से युक्त रखना, ये भी आज हमारी नीड है, ख़ास ज़रूरत है समाज के पुनर्निर्माण की। सोशल रिकंस्ट्रक्शन में एजुकेशन का क्या रोल हो सकता है, अगर हम इस पर बात करते हैं तो इसमें है क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। एजुकेशन इज़ क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस। जाहिर सी बात है, जब स्टूडेंट्स एजुकेशन लेते हैं तो उन्हें समाज के तमाम मुद्दों की जानकारी मिलती है, वो अवेयर होते हैं और उनका क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ने से विजन बढ़ता है। वो चीज़ों को एनालिसिस कर पाते हैं और उस दिशा में अपने कदम बढ़ाते हैं। एजुकेशन इज़ प्रमोटिंग साइंटिफिक टेम्पर। ऐसे में बच्चे समझकर और वैज्ञानिक तौर पर अपने आप को दिशाओं में आगे ले जाते हैं और समाज की आने वाली समस्याओं को समझकर अपने विजन से अच्छा करके दिखाते हैं और हम नई दिशा को अग्रसर होते हैं। हम जानते हैं युवाओं में बहुत शक्ति होती है और ये युवा शिक्षा के माध्यम से नई तकनीक, नवाचार और अपने रिसर्च के थ्रू नए कदम बढ़ाकर समाज को जहां नई दिशा देते हैं वहीं सुरक्षित रखते हैं, संरक्षित रखते हैं। एंड एजुकेशन एनकरेजिंग एथिकल वैल्यूज़ एंड डेवलपिंग रिस्पॉन्सिबल एंड इन्फॉर्म्ड सिटीज़न। इन्फॉर्म्ड सिटीज़न तभी हैं जब हम एजुकेशन के साथ हैं और ऐसे में एथिकल वैल्यूज़ भी हमारी बढ़ती है। हम ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट या फिर हम अपना लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हैं, किस तरह से हमें कम्युनिकेशन स्किल या फिर हम किस तरह सोसाइटी को डील करना है, हम इस बात को समझ पाते हैं और ये बेहद ज़रूरी है। एंड एजुकेशन सपोर्टिंग विमेन एम्पावरमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। समाज का आधा तबका जब ये मजबूत होगा तभी तो समाज मजबूत होगा। तो इस सोशल रिकंस्ट्रक्शन में एजुकेशन विमेन एम्पावरमेंट पर भी काम करती है और महिलाएं सशक्त हो रही हैं और साथ ही साथ इंक्लूसिव ग्रोथ होने से हर व्यक्ति सम्मान का हकदार हो जाता है। यूथ आर द ड्राइविंग फोर्स फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्शन। सच बात है, वैसे भी भारत युवा है और युवा भारत के युवा जब समाज के पुनर्निर्माण की रचना करेंगे, इसमें अपने कदम आगे बढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है हम डेवलप्ड कंट्री के साथ साथ इस दुनिया की सुपर पावर बन सकेंगे। भारत विश्व गुरु बनेगा कब? जब हमारे युवा अपने इन सपनों को सजीव करके सशक्त समाज का पुनर्निर्माण करेंगे। तो ऐसे में प्रमोटिंग सोशल यूनिटी एंड हार्मनी, हु? स्टूडेंट्स। हमारे युवा समाज में एकता भी बढ़ा रहे हैं, भाईचारा भी बढ़ा रहे हैं। कई तरह के कार्यों को करके वो सबको यूनाइटेड कर रहे हैं। ये एकता हमारी मजबूती है। सपोर्टिंग कम्युनिटी सर्विस एंड वॉलंटियरिंग। कई कार्यों में ये कम्युनिटी सर्विस के लिए आगे आते हैं, कई चीज़ों के लिए बीड़ा उठाते हैं और वॉलंटियर करके कम्युनिटी सर्विस में जब योगदान देते हैं तो वो योगदान हर जगह समाज के सशक्त होने का प्रतिनिधित्व करता है। चाहे सरकार के अभियान हो, चाहे कोई कैंपेन हो, ये युवा पूरी तरह से आगे आते हैं और अपने कदमों को अंजाम देते हैं। दे आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट। ये स्वास्थ्य की दिशा में चाहे योगा का मामला हो,
मेडिटेशन हो, या फिर आज के ज़माने में मिलेट्स को लेके युवा हमारे बहुत बात कर रहे हैं। वो जानते हैं कि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी मन स्वस्थ होगा और हम स्वस्थ दिशा में कदम बढ़ाएंगे। ऐसे में एजुकेशन और साथ ही साथ एनवायरनमेंट पर भी वो बहुत काम कर रहे हैं, जो समाज की रीढ़ हैं। लीडिंग इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल मूवमेंट्स, ये हमारे युवा कर रहे हैं। जब युवा नए नए नवाचार करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करके नए नए अपने कार्यों को अंजाम देते हैं और साथ ही साथ नई स्किल्स, नए नए उनके स्टार्टअप्स और सोशल मूवमेंट्स में जब ये आगे बढ़ते हैं तो समाज चहु दिशा में प्रगति करता है और हमें ऐसा ही सशक्त समाज पुनर्निर्माण में चाहिए। रोल ऑफ गवर्नमेंट, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो सरकार का भी अहम रोल है। सरकार का रोल हम दो तरह से समझ सकते हैं। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की अगर हम बात करें, जाहिर सी बात है सरकार संविधान के साथ चलती है और संविधान के जो नियम हैं, जो अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं, जो नीतियां हैं, उन्हीं को लेकर इक्वलिटी बिफोर लॉ सरकार काम करती है कि समानता तो हो लेकिन नियम से पहले। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हर एक को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार है। हम अपने मन की बात की अभिव्यक्ति आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। भारत जैसे देश में ये सबसे बड़ा वरदान है। क्यों? क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री के निवासी हैं। सोशल जस्टिस एंड सेक्युलरिज्म, इस पर भी सरकार काम करती है, जिसमें वो चाहती है कि हर एक को सामाजिक न्याय मिले और साथ ही साथ सेक्युलरिज्म, सब मिलजुल कर एकता से, प्रेम से रहें। ना कोई धर्म ऊंचा ना कोई नीचा, सब बराबर हैं, समानता के हैं, एक दूसरे को सम्मान दें। एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, हमें जो संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हैं, कर्तव्य दिए हैं, हम उनको संतुलित रूप से, यानी कर्तव्यों को अच्छी तरह अदा करें और अधिकारों का अच्छी तरह इस्तेमाल करें। रोल ऑफ गवर्नमेंट में सेकंड पार्ट अगर हम देखते हैं तो वह है सोशल वेलफेयर स्कीम्स। इसके अंतर्गत पॉवर्टी रिडक्शन बेहद ज़रूरी है। सरकार गरीबी को कम करने के लिए तमाम कदम उठाती है। सरकार समाज को मजबूत करने के लिए निम्न आय वर्ग के लोगों को या निम्न वर्ग के लोगों को कई सुविधाएं देती है। बीपीएल कार्ड बनाती है, इनको अनाज मुफ्त देती है, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा। ऐसे में हम अपने अगर भारत की बात करें तो यहाँ निम्न वर्ग के लिए सरकार पूरी तरह से आगे आती है। यहाँ तक कि इन्हें वृद्धों को, महिलाओं को, युवाओं को आर्थिक मदद भी देती है, जिससे इनमें आत्मविश्वास बना रहे और ये सम्मान से समाज में ज़िंदगी जी सके। स्किल डेवलपमेंट की कई योजनाएं निकालती है जो निःशुल्क होती हैं और सरकार अपने युवाओं और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को तमाम स्किल्स देकर उन्हें मजबूत करती है ताकि वो लघु या कुटीर उद्योग के साथ जुड़कर अपना जीवन यापन कर सके। विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार बहुत काम करती है। कई जगह इनको आरक्षित करके इन्हें विशेष रूप से कार्यों में योगदान दे के सहायक बनकर इनका सम्मान बढ़ाती है और इनको ऊंचा दर्जा दिलाती है, क्योंकि इनको तमाम अवसर दिए जाते हैं। रूरल डेवलपमेंट में गांवों के अंतिम छोर, अंतिम तबके तक पहुंचती है सरकार और कई योजनाओं से गाँव का विकास करती है। एजुकेशन फॉर ऑल की बात करें तो हमें इस बात पे संतोष रखते हैं कि पढ़ा लिखा वर्ग तो स्वयं एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को आगे लाता है, लेकिन अगर निम्न वर्ग में कहीं शिक्षा से कोई वंचित है तो अब ये स्थिति नहीं है, क्योंकि सरकार ने तमाम प्रावधान रखे हैं। सरकार ने निःशुल्क शिक्षा, आंगनबाड़ी, फिर खाना पीना उपलब्ध कराती है, उनको यूनिफॉर्म देती हैं, पढ़ने के किताबें फ्री देती हैं, साथ ही साथ साइकिल, लैपटॉप, यहाँ तक कि पढ़ने पर स्कूटी भी इनको दी जाती है ताकि ये बच्चे पढ़ें, एजुकेशन लें और आगे बढ़ें। तो इस सरकार की तरफ से जब ये योगदान मिलता है तो समाज को रिकंस्ट्रक्शन में मदद मिलती है। कंट्रीब्यूशन ऑफ मीडिया की अगर बात करते हैं तो मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी।
यानी मीडिया के अनुसार चलता है समाज और इसका बहुत बड़ा रोल होता है। रेजिंग अवेयरनेस अबाउट सोशल इश्यूज़, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या डिजिटल, सोशल इश्यूज़ मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचते हैं और जनता अवेयर होती है। कनेक्टिंग कम्युनिटीज़ थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म, कई कम्युनिटीज़ को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मीडिया जोड़ रही है। इससे हमको लगता है ये दुनिया एक छोटा विलेज बन गया है, क्योंकि इसने हमें जोड़कर कई समुदायों से हमें हमारे विजन को बढ़ाया है। encouraging e-governance and digital inclusion and supporting social campaigns and movements। तो मीडिया इन सब चीज़ों को जब जोड़ती है, अपने कामों में स्मार्टली जन जन की भागीदारी सुनिश्चित कर लेती है, तो समाज में एक आत्मविश्वास बढ़ता है। हर व्यक्ति खुद को कनेक्टेड महसूस करता है। ऐसा लगता है हम सब सरकार से जुड़े हुए हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रोल ऑफ एनजीओज़, अगर हम एनजीओज़ की बात करें तो दिमाग में एक समाज सेवक सामने आते हैं और भारत जैसे देश में एनजीओज़ का रोल बहुत अहम है। एनजीओज़ की वर्किंग से चाइल्ड वेलफेयर, विमेन सेफ्टी और ह्यूमन राइट्स पर बहुत काम होते हैं और ये एनजीओज़ अपने प्रॉफिट को किनारे रख सच्चाई से इन कामों में योगदान देते हैं, क्योंकि सरकार भी इन पर नियंत्रण रखती है। ऐसे में बच्चों का विकास है, महिलाओं की सुरक्षा है, ह्यूमन राइट्स हैं, उनके मानवाधिकार हैं, और या फिर समाज में कई बार अनेक ऐसी आपराधिक गतिविधियां आ जाती हैं जिन पर ये एनजीओज़ नज़र रख के जहां उनको सुरक्षित करते हैं, संरक्षित करते हैं, वहीं उनकी काउंसलिंग करके वापस सम्मान का हकदार भी बनाते हैं। प्रमोटिंग एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, झुग्गी बस्ती में जाके, अपने तमाम ट्राइब्स के इलाकों में जाके ये एनजीओज़ पढ़ा रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं, उनको स्वास्थ्य की सेवाएं दे रहे हैं, जिससे हमारे भारत का समाज मजबूत हो रहा है। सपोर्टिंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, जो बिल्कुल गरीबी रेखा वाली समुदाय हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एनकरेजिंग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, वृक्षारोपण, साथ ही साथ वनों का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, इसमें समाज में एनजीओज़ बहुत काम कर रहे हैं। एंड स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन में को जब मजबूती मिलेगी तभी तो भारत मजबूत होगा। इसके लिए एनजीओज़ खुलकर काम कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम सोशल रिकंस्ट्रक्शन की। कई बार समाज में रिकंस्ट्रक्शन में कई चैलेंजेस आते हैं और ये चैलेंजेस किस तरह के आते हैं? डीप रूटेड सोशल प्रेजुडिसेस, कई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो बहुत डीप रूटेड हैं, जो कई सालों से चली आ रही हैं और समाज को खोखला कर रही हैं, वो जल्दी से ख़त्म नहीं होती और ऐसी पुरानी रीति रिवाज और मान्यताओं को लोग छोड़ना नहीं चाहते। इनसे निपटना एक बड़ा चैलेंज है। साथ ही साथ कई ऐसे समुदाय होते हैं जो अपने शक्तिशाली समूह से हटना नहीं चाहते। कई बार लोग परिवर्तन से अपनी स्थिति या अपनी पहचान को लगता है ख़त्म हो जाएगी पहचान, इस वजह से उन चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहते। तो उन्हीं अड़ियल चीज़ों में कई लोग फंसे हुए हैं। ये समाज के लिए बड़ा चैलेंज आ जाता है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक रूप से असमानता, ये भी हमारी समाज के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि गरीब और अमीर वर्गों को एक साथ डील नहीं किया जा सकता। हालांकि हमारे एनजीओज़, हमारी सरकार, हमारी एजुकेशन अलग अलग तरह से इनको डील करती है, फिर भी हमारे लिए एक चैलेंज होता है कि हम सभी के लिए नीतियों का निर्धारण एक समान नहीं कर पाते हैं। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ये सबसे बड़ी बात है। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, सरकार में पक्ष विपक्ष और कई बार सत्ता बार बार जब बदलती है तो जनता का विश्वास भी टूटता है। ऐसे में समाज में जो निर्माण या जो योगदान या मजबूती आनी होती है वो भी हिलडुल जाती है, उतना अच्छी तरह कार्य नहीं हो पाते। तो जो रिजल्ट्स आते हैं, जो अंजाम होने होते हैं, वो उतने अच्छे नहीं मिलते। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन, जनता में अपनी योजनाओं के बारे में,
अवेयरनेस का कम होना और साथ ही साथ सरकार में पार्टिसिपेशन। जब जनता कम करती है तो अपने आप को उपेक्षित महसूस करती है, निगलेक्टेड फील करती है। वो अपने आप को समाज का एक अहम हिस्सा नहीं मानती। उसको लगता है जैसी ज़िंदगी चल रही है चलने दो। लेकिन क्यों? हर व्यक्ति सम्मान का अधिकारी है, हर व्यक्ति कॉन्फिडेंस से, इज्जत से जीने का अधिकारी है, और वो समाज में और ख़ास तौर से इस डेमोक्रेसी में अपने कर्तव्यों को अदा करे और अधिकारों का इस्तेमाल करे। ये उसका अधिकार है, तो पार्टिसिपेशन करना चाहिए। रेजिस्टेंस ऑफ सोशल चेंजेस। कई बार सोशल चेंजेस में बहुत प्रतिरोध आता है। लोग मान्यताओं को छोड़ना ही नहीं चाहते, और ऐसे में कई बार लोग अपनी सुविधाओं को देखते हैं। कई बार लोग डरते हैं। उनको लगता है अगर हमने इन नई चीज़ों को स्वीकार लिया तो हमारे समाज के लोग क्या बोलेंगे। वो उन्हीं रूढ़िवादी परंपराओं में अटके रह जाते हैं। वो प्रगति के मार्ग को अपनाने की जगह उस रूढ़िवादिता में अपनी ज़िंदगी निकाल देना चाहते हैं। तो ऐसे में सोच एक बंधक सोच रह जाती है। ये भी समाज के लिए एक चैलेंज रहता है। इस तरह हम कह सकते हैं सोशल रिकंस्ट्रक्शन इज़ वाइटल फॉर बिल्डिंग एन इंक्लूसिव, जस्ट एंड प्रोग्रेसिव इंडिया. Collective efforts guided by ethical values and education can ensure sustainable national development. तभी होगा सोशल रिकंस्ट्रक्शन। तो आइए हम सब मिलकर समाज का पुनर्निर्माण करें और सशक्त भारत को विकसित भारत की ओर ले जाएं। धन्यवाद।